हेलो दोस्तों, आज से हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। यानी कि हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे और इंग्लिश के बेसिक नियम सब कुछ सीखेंगे इंग्लिश के बारे में। जिसका पहला लेसन है बिफोर वी स्टार्ट, यानी शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंग्लिश के अंदर टोटल कितने इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। यानी इस वर्णमाला में कितने लेटर हैं? तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, उसके अंदर 26 लेटर है। कितने हैं? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स है। इसके अंदर कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स हैं। अब इसमें देखते हैं, इनमें से 26 लेटर में से वोवेल कितने हैं? तो वोवेल है 5 वोवेल्स है। कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वोवेल्स। और उसके बाद में हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो देखो 26 में से 5 गए तो 21 क्या रहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से? बी, ए तो हो गया, बी, सी, डी, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई हो गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ इसमें आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू इसमें गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये इस प्रकार से होगा। ये है इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के अंदर वोवेल और कॉन्सोनेंट है। अब इसमें हम देखते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं? हिंदी के अंदर टोटल कितने वर्ण हैं? तो इनमें जो हिंदी का जो पहला है वो स्वर, यानी कि इसमें कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ऊ, ए देखना। और इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा ए, और फिर आता है ओ, औ, अंग, अह। इनके देखो इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होते हैं। अ के लिए आता है ए, और इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। और इसमें देखो फिर आ के लिए डबल ए आता है, ई के लिए आई आता है, और बड़ी ई के लिए डबल ई आता है, और छोटे ऊ के लिए यू आता है, और बड़े ऊ के लिए डबल ओ आता है, और ए के लिए ई आता है, और बड़े ए के लिए ए आई आता है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, और अंग के लिए ए एन, और अह के लिए ए एच। इस प्रकार से ये होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम, जैसे ये तो हो गया हमें स्वर के बारे में जानकारी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और होती है, री। क्या होता है? री के लिए क्या आता है? आर आई। ये ध्यान रखना। इसकी मात्राओं को देख लेते हैं। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, और इसमें इस प्रकार से मात्रा होती है, और इसमें ई की मात्रा ये होती है, और बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से होती है, और ऊ की मात्रा ये होती है, और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, और ए की मात्रा ये, और इसकी मात्रा डबल ए। इस प्रकार से डबल ये मात्रा होगी, और ओ की मात्रा इस प्रकार से होगी, औ की मात्रा इस प्रकार से होगी, और अंग की मात्रा नहीं, इसका सिर्फ ये होगा अनुस्वार, और इसका होगा विसर्ग। इस प्रकार से तो ये इसमें होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका हम उपयोग भी करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। व्यंजन, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। हिंदी में व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे क, ख, ग, ग, ङ, च,
ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब ब म। यहाँ पर देखना इस प्रकार से हैं और भी आगे देख लो, जैसे म के बाद में य र ल व क्ष य र ल व श श श क्ष त्र ज। ये ध्यान रखना है, ये है हिंदी के व्यंजन। इसका भी ट्रांसलेट अब हम देखते हैं। क के लिए हम यूज़ करते हैं के, ठीक है ना, और कहीं पर के ए। देखो इसमें दो चीज़ें होती है, आधे क के लिए ये होता है और पूरे क के लिए के ए होता है, और ख के लिए के एच और के ए भी लगाएंगे बाद में, ठीक है ना। ग है तो जी, ग है तो जी एच, और ङ है तो एन जी ए, ठीक है ना। और छ है तो सी एच, इसमें है सी डबल एच, और ज में जे, और ज में जे एच, और य में वाई ए एन, और ट में टी, ठ में टी एच, ड में डी, ड में डी, और ड में डी एच, न में एन ए, और त में टी, थ में टी एच, और द में डी, द में डी एच, और न में एन। प पी, फ पी एच या एफ, और ब बी, और ब बी एच, और म एम, वाई का य का वाई, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी या डब्ल्यू, और स का एस एच, स का एस एच, स का एस, ह का एच, और क्ष का के एस एच, और त्र का टी आर ए, और ज्ञ का जी वाई ए। ये ध्यान रखने हैं ताकि हम इनसे नाम लिख पाएंगे। ये इस प्रकार से हो गया व्यंजन के बारे में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनका उपयोग कहाँ पर है, इसका उपयोग कहाँ पर है। तो देखो किसी का नाम लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखना रमेश, क्या बात कर रहे हैं रमेश की, ठीक है ना। रमेश में देखना यहाँ पर र, तो यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आधा र होता है तो उसके लिए आर आएगा, और पूरा र है तो उसके लिए आर के साथ। देखो इसको समझना, पूरा र कैसे, आधे र में जब अ मिलता है तो पूरा र बनता है, तो इसमें यह आधे र का होता है आर, और इसमें अ मिला हुआ है तो इसका ए आता है, तो र के लिए आर ए लिखा जाएगा। जैसे मुझे लिखना है रे, तो मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, आधा र प्लस ए की मात्रा ये, तो ये रे बनता है। तो इसमें आर के आधे र के लिए आर आ जाएगा, और ए के लिए आता है ई, तो क्या बनेगा रे। इस प्रकार से ये होते हैं। तो यहाँ पर देखना र है तो आर ए, फिर म है यानी मे है, तो मे में आप देखना ये कैसे बना हुआ, आधा म प्लस ए की मात्रा, तो म के लिए होता है एम और ए के लिए होता है ए, तो ये बनेगा मे। तो रमेश है ना, क्या आ जाएगा रमे। फिर ये स के लिए क्या होता है एस एच, क्या होता है एस एच, और ये पूरा स है इसलिए पीछे तो नहीं लिखना है, पीछे कभी भी ये नहीं आता है, तो ये रमेश आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं महादेव, क्या देखते हैं महादेव। महादेव में देखना आप म के लिए एम, और ये पूरा म है तो एम ए, अ के लिए होता है एच, और यहाँ पर अ नहीं है हा है, क्या है आ, यानी एच प्लस ये ह प्लस अ है आ, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा ए। तो एच ए, डबल ए भी आता है लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं लगेगा, तो लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। महादेव, तो दे का वापस क्या होगा द प्लस ए, तो डी प्लस ई दे, तो महादेव। इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं।
अब देखना, इसमें हम बात कर रहे हैं आगे, इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और हम आगे देखेंगे इंग्लिश के अंदर लेटर्स को कितने टाइप से लिखा जाता है। इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स होते हैं यानी कि वर्ण जो होते हैं उनको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो होता है अपर केस, क्या होता है अपर केस, अपर केस, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, लेटर्स, ठीक है ना, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना। वो कैसे होगा, जैसे ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से हम अपर केस यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और एक होता है लोअर केस, क्या होता है लोअर केस, जिसे हम कहते हैं स्मॉल लेटर, क्या कहते हैं स्मॉल लेटर, लेटर्स। स्मॉल लेटर में देखना किस टाइप से लेटर्स को लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से हम लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में लेटर्स को लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको कुछ और बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी के अंदर अक्षर यानी कि वर्ण मिलकर के अक्षर बनाते हैं और अक्षर मिलकर के शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं और वाक्य मिलकर के एक पैराग्राफ बनाते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी ऐसा होता है। तो ध्यान देना किस प्रकार से होता है। तो देखो यहाँ पर देखना अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड देखो वर्ड कैसे बनता है। तो वर्ड बनने के लिए लेटर्स फॉर्म ए वर्ड, लेटर्स फॉर्म ए वर्ड, यानी कि लेटर्स यानी वर्ण, यानी हम कह सकते हैं लेटर्स है ना वर्ण, और उसके बाद में वर्ड यानी शब्द, यानी कि शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। और एक आता है सेंटेंसेस, सेंटेंस किससे बनता है, तो वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, वर्ड्स फॉर्म ए सेंटेंस। और उसी प्रकार से हम देखते हैं पैराग्राफ कैसे बनता है। तो सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ, ठीक है ना। तो पैराग्राफ किससे बनता है, तो सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ। देखो सेंटेंस मीन्स वाक्य, क्या होता है वाक्य, सेंटेंस क्या होता है वाक्य, वर्ड यानी शब्द, क्या होता है शब्द। पैराग्राफ किससे बनता है, सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद में हम एक चीज़ देखते हैं ग्रीटिंग्स, यानी अभिवादन कैसे करना है। इंग्लिश के अंदर अभिवादन कैसे करना है, ठीक है ना। हम हिंदी के अंदर तो कहते हैं नमस्ते, प्रणाम, आपका दिन मंगलमय हो, इस प्रकार से हम कहते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ग्रीटिंग्स, यहाँ पर हम देखते हैं ग्रीटिंग्स यानी कि अभिवादन। अभिवादन कैसे करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो देखो जैसे यहाँ पर अभिवादन इंग्लिश के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है गुड मॉर्निंग, एक गुड आफ्टरनून, एक होता है गुड इवनिंग। 3 प्रकार के अभिवादन होते हैं इंग्लिश के अंदर।
तो देखिए सबसे पहला अभिवादन है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, देखो गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, ध्यान रखिए, सुबह उठने के बाद, सुबह उठने से लगा कर के दोपहर के 12 बजे से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग। यानी ध्यान रखना है, सुबह उठने से लेकर दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग होता है। उसके बाद में हम जैसे किसी से मिले, गुड मॉर्निंग बोला, उसके बाद में बातें की, अगर हम जाना चाहते हैं, उनसे विदा लेना चाहते हैं, तो विदा लेते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, तो विदा लेते समय, ये तो मिलने के समय होता है, गुड मॉर्निंग तो मिलने के समय, यानी किसी से मिलने पर हम उसको क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। और विदा लेने पर हम क्या बोलते हैं, यानी हम जब उसको विदा ले रहे हैं उनसे, तो हम क्या बोलेंगे, या तो बाय बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे टेक केयर, या फिर बोलेंगे हैव अ नाइस डे, ठीक है ना, हैव अ नाइस डे। या फिर हम बोलते हैं सी यू, क्या बोलते हैं, सी यू। उसके देखो विदा लेने पर हम क्या बोलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू, ये बोलते हैं। और हम जैसे किसी से दोपहर में मिले, यानी कि 12 बजे के बाद में मिले, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं गुड आफ्टरनून। क्या उपयोग करते हैं, गुड आफ्टरनून, है ना, गुड आफ्टरनून। ये गुड आफ्टरनून में देखना, गुड आफ्टरनून के अंदर हम क्या लिखेंगे, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद से लगा करके शाम के 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं। क्या, कब तक, दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून का प्रयोग होता है। यानी कि दोपहर के 12 बजे से 5 बजे के बीच में हम किसी से मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून का प्रयोग करना चाहिए, मिलते समय, है ना, मिलते ही सबसे पहले गुड आफ्टरनून कहना चाहिए। उसके बाद में विदा लेने पर हम जैसे बाय बोल रहे हैं, विदा लेने के समय आप क्या बोल सकते हैं, तो वही के वही शब्द बोल सकते हैं। यानी बाय आप बोल सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं, टेक केयर, या फिर आप कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, यानी आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। या फिर आप कह सकते हैं सी यू, फिर मिलेंगे, सी यू, इस टाइप से। तो ये है गुड आफ्टरनून, यानी दोपहर के समय बोलने के लिए। अब हम बात करते हैं गुड इवनिंग की। गुड इवनिंग, देखो गुड इवनिंग कब बोलते हैं, तो शाम के 5 बजे के बाद से लगा कर के सोने तक हम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे से लगाकर सोने तक हम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि में सोने तक जब किसी से मिलेंगे तो गुड इवनिंग कहेंगे, ठीक है ना। और ये तो मिलने पर होता है, मिलने पर, और इनका टाइम कब मिलने पर, यानी शाम के 5 बजे से लगाकर रात्रि तक, रात्रि में सोने तक जिससे भी मिलेंगे तो उस समय गुड इवनिंग कहेंगे। और विदा लेने पर, यानी उसी मिलने के बाद में विदा लेने पर हम क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे, या तो आप कहेंगे बाय, या फिर आप कहेंगे टेक केयर, या फिर आप कहेंगे हैव अ नाइस डे, यानी आपका दिन शुभ हो, या फिर आप कहेंगे सी यू, यानी फिर मिलेंगे। इस प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन कर सकते हैं। हम उम्र वाले व्यक्तियों के लिए हम हाय हेलो अभिवादन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाय भी बोल सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं। ये किसके लिए अभिवादन होते हैं, तो हम उम्र का मतलब समान एज के जो है उनके लिए हम ये कर सकते हैं। और अपने से छोटों के लिए, अपने से
अपने से छोटों के लिए हम ये शब्दों का यानी इन अभिवादनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मैनर्स यानी शिष्टाचार। शिष्टाचार किस प्रकार से होना चाहिए हमारे अंदर, मैनर्स किस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है ना। एक अच्छे व्यक्ति के गुण होते हैं, अच्छे व्यक्ति के गुण होते हैं मैनर्स, शिष्टाचार, शिष्टाचार, मैनर्स, मैनर्स। ठीक है ना। शिष्टाचार, शिष्टाचार के अंदर हम देखते हैं सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं, अगर हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें किन मैनर्स का उपयोग करना चाहिए। जैसे हमें किसी से कुछ चीज़ मांगनी है तो हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है काइंडली, क्या होता है काइंडली, या फिर हम कहते हैं प्लीज़, क्या कहते हैं प्लीज़। इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे यानी कि किसी से कुछ मांगना है, जैसे काइंडली गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए, या प्लीज़ कॉल माई फादर, कृपया मेरे पिताजी को फ़ोन कीजिए। तो इस प्रकार से हम मैनर्स का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं आगे, जैसे किसी ने हमको कुछ यानी किसी ने हमारी मदद की तो उसके बदले में हमें उसे क्या बोलना चाहिए। तो किसी ने हमारी कुछ मदद की तो उसके बदले में हमें थैंक्स कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए थैंक्स। और थैंक्स नहीं कहे, थैंक्स से भी एक अच्छा फॉर्मल मैनर्स होता है। फॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं थैंक यू, ज़्यादा अच्छा रहता है थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक्स की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपने किसी की मदद की और किसी ने आपको थैंक्स कहा तो उसके बदले में आपको मौन नहीं रहना है, उसके बदले में आपको भी कुछ बोलना है ताकि आगे वाले पर इम्प्रेशन पड़े। तो इसके लिए हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं मेंशन नॉट, क्या कह सकते हैं मेंशन नॉट, यानी कहने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर आप कह सकते हैं वेलकम, क्या कह सकते हैं वेलकम। या फिर कह सकते हैं आप इट्स ओके, क्या कह सकते हैं इट्स ओके। या फिर कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, क्या कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, यानी मेरे लिए ये खुशी की बात है। तो इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं कब, इन शब्दों का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब आपने किसी की मदद की और किसी आगे वाले ने आपको थैंक्स कहा तो उसके बदले में आप वापस इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी कि मेंशन नॉट यानी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर मोस्ट वेलकम आप वेलकम कह सकते हैं, या इट्स ओके ठीक है, या इट्स माय प्लेजर यानी मेरे लिए ये हर्ष की बात है या खुशी की बात है आपकी मदद करना। यानी इस प्रकार के मैनर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो, जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपने कुछ बात नहीं सुनी है तब आप इस तरह से मैनर्स का प्रयोग करेंगे, आई बेग योर पार्डन, या फिर आप कहेंगे आई डिडंट गेट यू, या फिर आप कहेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू। ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, या विल यू प्लीज़ रिपीट आई डिडंट गेट यू। आप इस तरह से मैनर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसी से फ़ोन पर बात करते समय आपने कुछ चीज़ें नहीं सुनी तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर कहेंगे विल यू प्लीज रिपीट आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू। तो ये इस प्रकार से हम अभिवादन का प्रयोग कर सकते हैं, मैनर्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी कहने पर भी वो आगे वाले समझ जाएंगे कि आपको वापस। अब हम देखते हैं, अगर हम किसी बुज़ुर्ग या किसी महिला को रास्ता देना चाहते हैं, जैसे हम किसी क्यू में खड़े हैं, किसी कतार के अंदर खड़े हैं या किसी मार्ग पर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति या किसी महिला को रास्ता देना है, तो हम कहेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे, आफ्टर यू, आफ्टर यू। इससे आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि आप कहना चाहते हैं कि पहले आप, यानी आप उनको सम्मान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप शिष्टाचार यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपको कोई पूछे
कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगर आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, तब आपको सिर्फ हाँ में ऐसे ऐसे मुंडी नहीं हिलाना है, आपको ये बताना है आई एम फाइन। और ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है, मैनर्स तो ये कहते हैं कि आपको उनका भी हालचाल पूछना चाहिए। तो आप कहेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, यानी आपके बारे में क्या, आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको कोई अगर पूछता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, यानी आपके बारे में क्या, यानी आप बताइए। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, यानी आप कैसे हैं, आप ठीक है कि नहीं है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप उनका वापस उनका हालचाल पूछ सकते हैं। कोई 2-4 जने आपस में बात कर रहे हैं और आप भी उनमें एक श्रोता है और आपको उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, या फिर आपको भी अपने मन की कुछ बातें बतानी हैं, तो डायरेक्ट मत बोलिए, आप कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर कह सकते हैं सॉरी टू इंटरविन, यानी कि आपको बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ और फिर अपनी बात को रखिए। तो आप कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरवाइन, सॉरी टू इंटरवेन, ठीक है ना, यानी बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ और फिर आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैनर्स का आप उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं टाइम को कैसे बताते हैं। व्हाट इज़ द टाइम, यानी टाइम क्या हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम। तो अब जैसे हम देखते हैं, जैसे किसी ने कहा 7 बजे, फिर 10 बजे, कोई कहता है 1 बजे, तो इसको कैसे बताएंगे आप इंग्लिश के अंदर। तो 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock, यानी 7 बजे। 10 बजे को कहेंगे 10 o'clock, 10 o'clock। इसी प्रकार से 1 बजे को कहेंगे 1 o'clock। इस प्रकार से आप ये समय बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऊपर टाइम मतलब मिनट भी हुई है, जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है 10 बजकर 5 मिनट, अब इसको कैसे बोलेंगे। तो जब भी ऐसा टाइम आए, यानी कुछ बजे हैं और उसके ऊपर भी मिनट हुई है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये 5 मिनट ऊपर हुई है, तो इस मिनट को पहले लिखेंगे, यानी मिनट, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे पास्ट, फिर प्लस यहाँ पर ये घंटे, क्या लिखेंगे? घंटे, कितने घंटे। तो देखो यहाँ पर लिखा है 10 बजकर 5 मिनट, तो आप कहेंगे 5 past 10। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं, यानी 5 पास्ट हो चुके हैं 10 से, यानी 10 बजकर 5 मिनट। जैसे कोई कहता है 12 बजकर 35 मिनट, यानी कि 35 past 12, यानी इस प्रकार से समय बताया जाता है, यानी कि कितने बजकर कितनी मिनट हुई है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे एक तरीका और होता है समय बताने का, उसको देखते हैं। जैसे किसी ने कहा 12 बजने में 10 मिनट शेष, 12 बजने में 10 मिनट शेष। इस टाइप के समय को किस प्रकार से बताएंगे? तो यहाँ पर कहेंगे हम 10 to, यानी जितने मिनट शेष हैं वो मिनट आगे आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर कितने घंटे? 12। तो आप कहेंगे 10 to 12, यानी कि 10 मिनट्स कम है 12 होने में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताना है। जैसे 11
बजने में 5 मिनट शेष। तो इस प्रकार को आप किस प्रकार से बताएंगे? तो देखो 5 to 11, तो इस प्रकार से समय को बताना है, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। अब एक चीज़ और होती है, जैसे कि 30 मिनट को क्या कहते हैं? 30 मिनट हैं तो उसको कहते हैं हाफ। क्या कहेंगे? हाफ, ठीक है ना। और अगर आपके इस प्रकार से 15 मिनट हैं तो 15 मिनट को क्या कहते हैं? तो 15 मिनट को कहते हैं क्वार्टर, ठीक है ना। क्या कहते हैं? क्वार्टर। तो अब जैसे यहाँ पर किसी ने कहा 5:30, तो इसको आप ऐसे भी कह पाएंगे। कैसे कहेंगे? 5:05 आप कहेंगे। जैसे किसी ने कहा 3:15, तो आप इसको कहेंगे 15, यानी कि 15 को तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक तरीका है क्वार्टर। 15 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 3। तो इस टाइप से इनका समय को हम बताते हैं। तो समय को बताना अच्छे से सीख लिया। अब हम देखते हैं AM और PM का प्रयोग कैसे करते हैं। AM का प्रयोग कब करेंगे और PM का प्रयोग कब करेंगे? AM का मतलब होता है एंटे मेरिडियम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। इनका ये मतलब होता है AM और PM का। अब इनका प्रयोग कैसे करता है? AM का मतलब होता है रात के 12 बजे से दोपहर के 11:59 तक जो समय होगा उसके साथ में लगेगा AM, और PM कब लगेगा? दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक जो समय होगा उसके लिए हम PM लगाएंगे। जैसे किसी ने कहा दिन के 10 बजे, तो उसका मतलब होगा 10 AM। किसी ने कहा रात के 9 बजे, तो इसका मतलब होगा 9 PM, ठीक है ना। इस लेसन को और हम कल देखेंगे। थैंक यू।